जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव यादव। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ज्ञानवर्धक वीडियो। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ बातें पीडियाट्रिक अस्थमा के बारे में, मतलब बच्चों में होने वाला अस्थमा। यूजली बच्चों में होने वाला अस्थमा जो होता है वो वायरल अस्थमा कहलाता है। बेसिकली ये क्या होता है, जो हमारा जो एयरवे है ना दोस्तों, उसकी हाइपर रिएक्टिविटी की वजह से होता है। मतलब हमारा जो एयरवे होता है बेसिकली, जैसे ट्रैकिया हो गया, ये ब्रोंकस हो गया, तो दो ब्रोंकस होते हैं, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। उसके बाद ये डिवाइड होते हैं, फिर उसके बाद उनकी और ब्रांचेस बनती हैं और फिर एल्वियोलाइज वगैरह होती हैं। तो होता क्या है, जब खांसी जुकाम होता है बच्चों को, तो क्या होता है, ये जो वातावरण में जो एलर्जन होते हैं ना, वो जाके अंदर जो दीवारें होती हैं हमारी एयरवे की, उस पर जमने लगते हैं और उसको इन्फ्लेम्ड कर देते हैं। अब इन्फ्लेमेशन की वजह से होता क्या है दोस्तों, वो जो वाहिनी थी, जो मतलब नलिका थी, जैसे ट्रैकिया जो हमारी है, वो उसका जो डायमीटर था वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से रेडनेस होता है, सूजन आती है, फ्लूइड जमा होता है। तो क्या होता है, हमारा जो एयरवे का जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है। अब सपोज देखिए, दो पाइप है, सपोज ये एग्जांपल देता हूँ आपको। एक पाइप थोड़ी मोटी है, दूसरी पाइप थोड़ी पतली है, तो किस में प्रेशर के साथ हवा जाएगी? जो पतली पाइप है उसी में ना, क्योंकि जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जितना कम क्षेत्रफल होगा वहाँ ज़्यादा दाब पैदा होगा, मतलब ज़्यादा इफर्ट लगाना पड़ेगा बच्चे को। तो अगर एयरवे नैरो होते जा रही है, हमारी जो सांस नलिका है अगर नैरो होती जा रही है, तो बच्चा इफर्टफुली ब्रीथ करेगा, मतलब एक ताकत लगाएगा खींचने के लिए, सांस खींचने के लिए, निकालने के लिए, दोनों में उसको ताकत लगाएगा, जोर लगेगा। तो उससे क्या होगा, उसकी जो एक्सेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन है, जैसे कि नसिकाएं होंगी, ठीक है, और ये जो हमारी स्टेनोक्लेडोमास्टाइड होती हैं, इधर की मसल्स होती हैं, वो फड़फड़ाने लगेंगी। मतलब बच्चा बेचैन सा रहेगा, तो ऐसे करके सांस लेगा, ठीक है। या फिर जब ये नाक बंद हो जाएगी तो मुंह खोल के सांस लेना शुरू करेगा, ऐसा हमेशा ऐसा मुंह खुला रहेगा बच्चे का, ऐसा करके। और होता क्या है, जब ये जो बच्चों का जो एलर्जी वाला सर्दी जुकाम जो होता है, ये अगर लंबे समय तक चलने लगे, अस्थमा जो लंबे समय तक चलता है, एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है वो लंबे समय तक चलता है, तो बच्चों के आंखों के नीचे काले काले घेरे बन जाते हैं। तो कभी कभी ना पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, पूछते हैं कि सर इसको थोड़ा ताकत का कुछ दवाई लिख दीजिए, इसके आंखों के नीचे भी काले काले घेरे आ रहे हैं। तो जो डार्कनेस है ना दोस्तों, ये बिकॉज ऑफ एलर्जी, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। तो जिन बच्चों में एडेनोइड हाइपरट्रॉफी होता है, एलर्जिक राइनाइटिस होता है, एलर्जिक अस्थमा होता है, उनमें क्या होता है, ये जो आंखों के नीचे काले काले घेरे पड़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम आते हैं, ये तो हुआ कि ये होता है, क्यों होता है, बिकॉज हमारे एयरवे की हाइपर एक्टिविटी की वजह से होता है अस्थमा। मतलब वातावरण में कई पोलन ग्रेन्स होते हैं, एलर्जन होते हैं, जो कि जब जैसे ये पोलन ग्रेन्स क्या है पहले समझ लीजिए। जैसे कि जो परागकण है, ठीक है, फिर डस्ट है, हमारे आसपास की डस्ट है, वातावरण जो हमारे वातावरण में जो आसपास की चीज़ें हो रही होती है, मान लो जो सफाई हो रही है, गड्ढा कोई खोद रहा है, कोई ट्रक वगैरह, कोई वाहन वगैरह जा रहा है, और अचानक से मौसम में बदलाव हो रहा है, पतझड़ स्टार्ट हुआ है, फूल वगैरह गिरने लगे हैं, पत्तियाँ वगैरह गिरने लगी हैं, हवाएं चलने लगी है वातावरण में तेज। तो ये सारी जो डस्ट होते हैं, पॉल्यूशन होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये उड़ उड़ के क्या करते हैं, हमारे घर के आसपास आने लगते हैं। तो खिड़कियों में जमा होते हैं, रोशनदान में जमा होते हैं, कांच की दीवारों के ऊपर जमा होते हैं, फिर पंखे की ब्लेड्स में जमा होते हैं, पर्दों पर जमा होते हैं, बच्चों के खिलौने पे जाके चिपक जाते हैं, बच्चों का जो लिविंग एरिया रहता है उसमें जाके एकत्र हो जाते हैं। तो बच्चा जब उससे खेलता है, या फिर जब कभी कमरे में झाड़ू लगता है या फैन चलता है, तो उड़ उड़ के बच्चे के नाक में आता है। अब नाक में आता है तो फिर उसके बाद एयरवे में आता है, बच्चा इनहेल करता है और धीरे धीरे ये इरिटेशन पैदा करता है। तो देखिए, हवा घुसी तो नाक की जो नसिका वेश में है, अंदर जो म्यूकोसा है उसको इरिटेट करेगा, नाक लाल लाल हो जाएगी, टर्मिनेट की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, बच्चे को सांस खींचने में दिक्कत आएगी। फिर अंदर ले जाएगा तो यहाँ पे जो ट्रैकिया है, हमारी सांस की नली, वो भी फुली रहेगी अंदर में, क्योंकि स्वेलिंग हो रखा है, उसमें एडिमा हो रखा है। तो उसका जो एरिया है, जो पहले जैसा था मोटा था, वो अब नैरो हो गया। पहले इतना था तो अभी जैसे इतना था ना पहले, तो अभी इतना होकर नैरो हो गया है। तो धीरे धीरे ल्यूमेन सक्रिय होने लगी। इससे बच्चे को क्या हो रहा है, बच्चा बहुत इफर्ट लगा रहा है, कोशिश कर रहा है। इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो इसमें क्या होता है, बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाता है। बच्चे को की सांस तेज चलने लगती है, और बच्चे की जो ये होती हैं, जो एक्सेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन होती है वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, जैसे कि एलानेजी बोलते हैं, जो ये नाक की नसिक, जो दोनों हमारे एला होते हैं, ये दोनों नसिकावेश और हमारी जो दीवारें होती हैं, बाहरी दीवारें, ये फड़फड़ाने लगती हैं। फिर जो एक्सेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, स्टेनोक्लेडोमास्टाइड, जो मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोमिनेंट दिखने लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है, साथ में बच्चे को निमोनिया भी हो जाता है। तो क्या होता है, जो इंटरकॉस्टल मसल्स वगैरह होती हैं ना, जो हमारी वो अंदर धंसने लगती हैं, मतलब बोलते हैं पसलियाँ चलने लगती हैं, अंदर सटकने लगती हैं, और ये जो सबकॉस्टल रीजन है वहाँ पे भी अंदर धंसने लगता है। तो ये सब डिस्ट्रेस के लक्षण होते हैं अस्थमा में। अब जानते हैं दोस्तों कि अस्थमा में इलाज क्या करना है। तो देखिए दोस्तों,
अस्थमा में सबसे पहले क्या करना है, बच्चे के जो सिम्टम है ना उससे उसको मुक्ति दिलानी, उसको राहत दिलानी है ना। तो क्या करना है अपने को, बच्चे को एक खुले हवादार एरिया में ले जाएं, ठीक है, कमरा बंद ना हो, खिड़कियाँ उड़कियाँ थोड़ा खोल दें, ठीक है, और अगर डस्ट वगैरह है कमरे में तो डस्ट वगैरह साफ़ कर दें, ठीक है, साफ सफाई अच्छे से कर दें। घर में वैक्यूम क्लीनर होना चाहिए आपके पास। सप्ताह में एक दिन ऐसा चुनिए जब आप पर्दों की सफाई करें, पंखों के ब्लेड की सफाई करें, और अपने आसपास का वातावरण जो है जो एलर्जन फ्री रखें। शाम के समय और सुबह के समय क्या करें, थोड़ा थोड़ा पानी छिट दें घर के आसपास। तो इससे क्या होगा, जो वाहन वगैरह जो गुजरेंगे आपके घर के आसपास से, तो डस्ट वगैरह कम उड़ेगी, डस्ट कम उड़ेगी तो आपके घर में कम आएगी। तो इस तरह से आप इस चीज़ को प्रिवेंशन कर दिए, ठीक है, एलर्जी का आपने प्रिवेंशन कर लिया। जो परागकण, जो पोलन ग्रेन्स वगैरह जो उड़ उड़ के आ रहे हैं, जो धूल धक्कड़ के कण हैं, वो कम आएंगे घर में। अब इलाज कैसे करेंगे बच्चे का, देखिए दोस्तों, तो बच्चा डिस्ट्रेस में है, बच्चा सांस लेने में उसको दिक्कत आ रही है, बार बार खांसी आ रही, खांसते खांसते उल्टी कर दे रहा है, आंखें लाल हो गई, नाक से पानी वगैरह आ रहा है, मुंह खोल के सांस ले रहा, तो ऐसी अवस्था में क्या है, मतलब समझ रहे हैं, तो बच्चे का एक ट्रैक खुला हुआ है, बस नाक बंद है, तो ऐसे में आप उसको खाना मत खिलाइए उसको, क्योंकि उसी ट्रैक से बच्चा सांस ले रहा है ऐसे। तो ऐसे हम लोग को लगे ना मुंह खुला हुआ है, चलो खिलाते हैं, थोड़ा सुबह से खाया नहीं, खांस खांस के थक गया बेचारा, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। बच्चे को आपको पहले नेबुलाइज करना है ताकि उसका जो नाक का रास्ता वो खुल जाए। तो नाक का रास्ता जब खुलेगा ना तो ऑटोमेटिकली बच्चे का मुंह बंद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बच्चा तब नॉर्मल ट्रैक से सांस लेना शुरू कर देगा ना, ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को नेबुलाइज करना है। आपके घर में नेबुलाइजर होगा, एक मशीन होती है दोस्तों, कई कंपनियों की आती है, जैसे कि हिक्स की आती है, डॉक्टर मार्पेन की आती है, ओमरन की आती है, मेडिटेक की आती है, तो कई कई कंपनियों की आती है। तो आपको क्या करना है, कोई सा भी नेबुलाइजर चूज़ कर लेना है। यूजली ये 1800 से लेकर 2200 तक के रेंज में आते हैं। तो आपको नेबुलाइजर के साथ ना आपको एक मास्क सिस्टम होगा, एक ऐसा चोंचनुमा एल सेपरेट सिस्टम होगा, जिसमें ऊपर में आप दवाइयाँ डाल सकते हैं। 3 तरह की दवाइयाँ आपको डालनी हैं। एक डोलिन होगा जो कि सांस को खोलेगा और जो सिक्रेशन वगैरह जो है उसको कम करेगा और नाक से पानी वगैरह आना कम हो जाएगा। एक बुडोसाइड होता है जो कि स्टेरॉइड होता है, ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो एयरवे की जो सूजन रहती है उसको कम करता है, जो एयरवे में पानी एकत्र हो रहा है, जो इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है, जैसे अब मैं इंसर्ट में बताऊंगा डायग्राम में, ये जैसे ट्रैकिया हो गई, ये 2 में बाइफरकेट हुई, ये राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस, मतलब ये एक पेड़ था, दो शाखाएं निकली उसमें से। तो यहाँ पे अंदरूनी दीवारों में थोड़ा थोड़ा पानी जमने लगता है, तो इस पानी को सुखाने के लिए हमको थोड़ा इनहेलेशनल स्टेरॉइड देना होता है, इसी को बोलते हैं बुडोसाइड। तो ये होता है 2 फॉर्म में आता है दोस्तों, एक तो इनहेलर के फॉर्म में आता है और एक रेस्पिल्स के फॉर्म में आता है। तो रेस्पिल्स के फॉर्म में आता है उसको बोलते हैं बुडेकॉर्ड, और इनहेलर के फॉर्म में आता है उसको बुडेकॉर्ड बोलते हैं। तो जो रेस्पिल फॉर्म में होता है वो लाल रंग का होता है बुडेकॉर्ड का, और डुओलिन का होता है हरे रंग का होता है दोस्तों। और साथ में आपको क्या है ना, इन दोनों की इफेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 3% सलाइन का भी रेस्पिल डालना होता है। तो जैसे हम दाल में बोलते हैं ना, 1 चम्मच घी डाल दिया है दाल में तो दाल स्वादिष्ट हो जाती है ना। तो वैसे ही हम इसको क्या करते हैं, इसको पेनिट्रेशन पावर इसकी बढ़ाने के लिए, इसकी तीव्रता बढ़ाने के लिए, इफेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने को डोलिन और बुडोसाइड के साथ एक 3% सलाइन का रेस्पिल भी डालना होता है। इसको बोलते हैं हाइपरनेप करके आता है। इंसेट में मैं इसका ऊपर में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका बता रहा हूँ, इसका फोटो दिखा रहा हूँ, ऐसा दिखता है दोस्तों, देख लीजिए। और डोलिन ऐसा रहता है, देखिए हरे कलर का होता है, बुडोसाइड लाल कलर का होता है, और ये जो 3% सलाइन है जो हाइपरनेप नाम से आता है ये वाइट कलर का होता है। तो दोस्तों इसको एक एक रेस्पिल आपको तोड़ के उसमें डाल देना है, जो नेबुलाइजर का जो चैम्बर होता है उसमें डाल देना है, बटन दबा के करीब तब तक बच्चे को नेबुलाइज करना है जब तक कि उसकी भाप पूरी खत्म ना हो जाए, या मिनिमम 15 से 20 मिनट तक एटलीस्ट नेबुलाइज करना है। मान लीजिए नेबुलाइज करते समय अगर बच्चा बहुत इरिटेट होता है तो क्या करना है, अपने को बीच में थोड़ा सा 2 मिनट का पॉज ले लेना है, बच्चे को कुछ खिलौने दिखा देना है या फिर कुछ कोई गेम दिखा देना है। एटलीस्ट मतलब बच्चा ना बिजी रहे और आपकी बातें सुने, मतलब आपकी बात सुनता रहे, ध्यान उसका आपकी तरफ केंद्रित रहे, इधर उधर इरिटेट होकर भागे ना बच्चा, ठीक है। तो सेटिंग उसकी बढ़ाने के लिए अपने क्या करना है, बच्चे को थोड़ा बिजी कर देना है दोस्तों। और दोस्तों क्या करना है, आपको जो चोंच होती है ना, जैसे उससे आपको नेबुलाइज कराना है। कि मास्क से बांध देने से क्या होता है ना, बच्चा अफनास आ जाता है, ऐसे ऐसे होने लगता है कभी कभी। तो आपको क्या करना है, जो ये जो एल शेपेड वो जो आता है ना आपका नेबुलाइजर जो सेट होता है, जो चैम्बर के साथ लगा रहता है कनेक्ट करने वाला, उसको कनेक्ट कर दीजिए उस। और ये ध्यान रखिए कि जो डायरेक्शन ऑफ एयर है, जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए आपकी नाक, जैसे ये मेरी नाक ये है ना, मेरी नाक का डायरेक्शन क्या ऐसे, तो इसके पैरेलल होना चाहिए। तो हवा देने की मतलब जो नेबुलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे बच्चे के बैठना पड़ेगा ऐसे करके। जैसे मैं मेरा देखिए ये नाक है मेरी, तो अगर मैं डायरेक्शन उसका ऐसे रखूँगा ना तो जो हवा जो जाएगी ना, जो नेबुलाइजेशन की जो हवा आ रही है ना वो पैरेलल रहेगी। तो
ऐसे पैरेलल जाएगी तो अंदर अच्छा तक जाएगा, अच्छी तरह से जाएगी, और जो हमारी एयरवे के जो अंतिम छोर है मतलब एल्विलाई वहाँ तक जाएगी और जमे हुए पानी को निकालेगी, जिससे बच्चे को राहत मिलेगी। तो ये हो गया दोस्तों। और आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जब ज़्यादा कफ रहे बच्चे को, जब ज़्यादा खांसी रहे, जब ज़्यादा उसकी छाती बज रही है और एक साउंड आ रही है जैसे ऐसे ऐसे साउंड आ रही है, इसको बोलते हैं वीज। क्योंकि बच्चा एक ना एक क्लोज एक नैरो एयरवे से इफर्टफुली ब्रीथ कर रहा है, मतलब उससे लड़ रहा है बेचारा, है ना, एक मतलब एक संकट की अवस्था में बेचारा, तो वो ब्रीथ कर रहा है और उसको डिफिकल्टी और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो इसमें वीज आती है। तो जब ज़्यादा वीज आए बच्चे को, ज़्यादा डिस्ट्रेस में रहा है बच्चा, तो आपने क्या करना है, नेबुलाइजेशन को आपको कभी कभी हर 2-2 घंटे में भी आप दे सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे का टेकीकार्डिया बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि लिवोलिन जो डुवोलिन है ना, इसका एक साइड इफेक्ट होता है, बच्चे का टेकीकार्डिया होता है, मतलब जो उसकी हार्ट रेट होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, करीब 140-160 तक पहुंच सकती है। तो बीच में बच्चे को थोड़ा रेस्ट देना है, ठीक है, काम करना है, बच्चे को कंटिन्यूसली नेबुलाइज नहीं करना है। जैसे 15 मिनट आपने नेबुलाइज करना है ना, तो 15 मिनट में भी आप 2 मिनट का बीच में पॉज ले लीजिए, थोड़ा 2-2 मिनट के 2 पॉज ले लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो टेकीकार्डिया रहेगा बहुत ज़्यादा नहीं होगा और बच्चा अपनाएगा भी नहीं, है ना। फिर क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो हम नेबुलाइज करते हैं ना बच्चे को, जैसे हमने नेबुलाइज किया, जैसे ज़्यादा वीज़ है तो हर 2-2 घंटे में नेबुलाइज किया, उसके बाद मान लीजिए कम वीज़ है, बच्चा थोड़ा सा लेस डिस्ट्रेस में है, तो आप हर 6-6 घंटे में नेबुलाइज कर सकते हैं। जैसे आज के लिए हर 6-6 घंटे नेबुलाइज किया, कल से हर 8-8 घंटे में नेबुलाइज किए, फिर उसके बाद 12-12 घंटे में नेबुलाइज किए, सुबह शाम नेबुलाइज, उसके बाद SOS दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चे को कंजेशन नहीं है, साउंड वगैरह नहीं आ रही है, ऐसे ये वाली साउंड नहीं आ रही है, ओनली उसको कफ है, जैसे दिन में अच्छा रहता है बच्चा, लेकिन जब हम उसको सुलाते हैं तो उसकी खांसी बढ़ जाती है, तो ऐसी अवस्था में अपने को सिर्फ बुडेसिनाइड और 3% सलाइन से नेबुलाइज करना है। इसमें डुवोलिन जो होता है ना, जो खोलने वाला, सिक्रेशन कम करने वाला जो होता है, सांस खोलने वाला, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, तो सिर्फ बुडेकॉर्ड लीजिए और 3% सलाइन लीजिए। तो इसे क्या करना है आपको, शुरुआत में हर 6-6 घंटे में, फिर उसके बाद हर 8-8 घंटे में, फिर उसके बाद सुबह शाम, फिर SOS, ऐसे करके नेबुलाइज कीजिए। और मान लीजिए अगर सिर्फ नाक जाम है बच्चे की, है ना, और उसकी वजह से खा नहीं रहा है बच्चा, ठीक है, कफ कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ नाक जाम है, घर घर की साउंड आ रही है, तो ओनली 3% सलाइन से आप नेबुलाइज कीजिए बच्चे को, और उसके लिए हर 6-6 घंटे में नेबुलाइज कर सकते हैं। 3% सलाइन का ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। और ये ध्यान रखिए दोस्तों कि जैसे छोटा बच्चा है, जैसे कि जो बच्चे फीडर्स होते हैं, जो बच्चे माँ का दूध पी रहे होते हैं, जैसे कि 2 साल के नीचे के बच्चे, उनको अगर आप नेबुलाइज कर रहे हैं तो उसके बाद क्या कीजिए, बच्चे को थोड़ा सा मम्मी को बोलिए कि छाती से थोड़ा लगा दें, क्योंकि ये जो दवाई होती है नेबुलाइजेशन की दवाई, ये मुंह की जो अंदर की दीवारें होती हैं उन पर अगर ज़्यादा समय तक चिपकी रह गई तो ओरल थ्रश या ओरल कैंडिडियासिस कर सकती है, जिससे आगे चल के क्या होगा, बच्चे को ना बहुत ज़्यादा लार निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसे से बच्चा किया रहेगा अक्सर, और अपने ही कपड़ों को चूसता रहेगा। तो उसको डांटिए मत, मतलब उसको मत स्क्रू मत कीजिए बच्चे को, क्योंकि वो जानते हैं उसको पेन हो रहा है बेचारे को, इसलिए वो तड़प रहा है ना, अपना जो जीभ है उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जीभ में छोटे छोटे महीन दाने हो गए हैं, दाने मतलब ओरल थ्रश हो गए हैं, जिससे बच्चे को पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है। इससे क्या होता है ना, बच्चे खाना भी कम कर देते हैं, तो आपको लगेगा अरे इसका तो छाती तो सब क्लियर हो गया है, नेबुलाइज कर दिए हम इसको तो अच्छा होना चाहिए था, कफ तो बंद हो गया इसका, अब तो खाना पीना चाहिए था इसको, ये खा पी क्यों नहीं रहा है। तो ये इसलिए नहीं खा पी रहा है क्योंकि हमने जो नेबुलाइजेशन किया है और उसके बाद कुल्ला नहीं कराया और या दूध नहीं पिलाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो दवाई है चिपकी की चिपकी रह गई, अब उसकी वजह से ओरल कैंडिडियासिस हो गया बच्चों को। तो अपने को ध्यान रखना है कि जब भी हम बच्चे को नेबुलाइज करें उसके बाद या तो दूध पिला, छोटा बच्चा है तो दूध पिला दें, या थोड़ा बड़ा बच्चा है 2 साल से ऊपर का बच्चा है जो थोड़ा कुल्ला कर सकता है उसको कुल्ला करा दें, या फिर पानी पिला दें आप, तो एटलीस्ट क्या होगा, जो जमी हुई दवाई है ना वो अंदर चले जाएगी और वो पेशाब के रास्ते फिर निकल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इनहेलर की। इनहेलर कई तरह के होते हैं, कुछ इनहेलर होते हैं सांस खोलने वाले होते हैं, कुछ एयरवे की जो नैरोइंग होती है उसको कम करने वाले होते हैं, मतलब ठीक करने वाले होते हैं, कुछ इनहेलर होते हैं कि जो कि सिक्रेशन को भी कम करते हैं, नैरोइंग जो होती है एयरवे की उसको भी ठीक करते हैं। अब जैसे साल्वेयर इनहेलर, ये होता है साल्बुटामॉल का इनहेलर, ये सांस खोलता है। फिर उसके बाद बैकलेट आता है, बैकलेट बुडेकॉर्ड, ये क्या करते हैं, बैकलेट मतलब बैक्लोमेथाजोन डाइप्रोपेनेट, बुडेकॉर्ड मतलब बुडेसिनाइड, तो ये क्या करते हैं, जो एयरवे की नर्विंग होती है, जो इन्फ्लेमेटरी एडिमा होता है उसको कम करते हैं। अब इनहेलर लेते समय आपको सावधानी क्या बरतनी है दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए 6 महीने से लेकर 5 साल तक का बच्चा जो ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, उसको हम हब ऑफ किट या स्पेशल डिवाइस के साथ देते हैं।
इसमें क्या रहता है, एक सिरा रहता है मास्क एंड, दूसरा होता है इनहेलर एंड। तो मास्क एंड पे यहाँ मास्क फिट कर देते हैं, इनहेलर एंड पे यहाँ पे इनहेलर फिट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब इनहेलर फिट करते हैं आप तो उसको अच्छे से शेक करना है ताकि जो एरोसोल है अच्छे से बन जाए, क्योंकि नीचे में क्या दवाई होती है, ऊपर में क्या एयर रहता है। अगर हम ऐसे पुश कर देंगे बिना हिलाए तो क्या सिर्फ हवा जाएगी, जो अंदर का कंटेंट है वो नहीं जाएगा, दवाई नहीं जाएगी। तो इसलिए आपको शेक कर देना है अच्छे से, उसको फिट करके ऐसे दबाना है ताकि जो एरोसोल होता है वो जाए अंदर बच्चे के, बच्चा अच्छे से ब्रीथ कर ले। ऐसे करके मुंह खोल के सांस लेता रहेगा बच्चा, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी और उसका जो कफ वगैरह होगा, खांसी वगैरह होगी, जो अस्थमाटिक कफ है वो ठीक हो जाएगा बच्चे का। और ये ध्यान रखना है दोस्तों, जब हप ऑफ किट जो होती है डिवाइस होती है, उसको जब धोते हैं ना तो कभी भी अंदर हाथ नहीं रगड़ना है। तो अगर अपने गलती से भी अगर अंदर हाथ से ऐसा रगड़ के, जैसे मांजते हैं ना हम लोग, ग्लास को मांजते हैं, कप को मांजते हैं, तो वैसा कर दिया तो अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जमा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जमा हो गया अंदर में, बन गया, तो क्या करेगा, दवाइयों को ना जो स्पेशल डिवाइस है उसकी दीवारों पर चिपका देगा। अब कोई दवाई डिलीवर ही नहीं होगी बच्चे को। तो इससे क्या होगा कि हमको लगेगा कि हम तो दवाई दे रहे हैं सर, बट दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है, इसके खांसी पे कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो हमने गलती यही की कि उसको अंदर से ऐसे मांज दिया, तो वो मांजना नहीं है आपको। उसको क्या करना है, सिंपल टैप वाटर से ऐसे ऐसे निथार दीजिए बस हल्का हल्का, और उसको हवा में सूखने दीजिए। तो इस तरह से उसकी केयर करनी है हप ऑफ किट की। और फिर दोस्तों क्या करना है, अपने को ये ध्यान रखना है कि जो इसका है आपका जो इन्हेलर है, इन्हेलर को यूज़ कैसे करना है दोस्तों। तो इन्हेलर को यूज़ करने के पहले, जैसे बड़ा बच्चा है जो ले सकता है, थोड़े से 5 साल से ऊपर का बच्चा है, तो उसको क्या करना है, पहले शेक करना है अच्छे से इन्हेलर को, ऐसे करके कैप को निकालना है, बच्चे को बोलना है ब्रीद आउट करो बेटा, ऐसे उसके मुंह पे रख के ऐसे करके मारना है और 10 काउंट करने बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन उसको रिमूव करना है, कैप लगाना है, वापस रख देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और बच्चे को ये पक्का बोलना है कि बाबू थोड़ा कुल्ला कर लो, अगर बड़ा बच्चा समझ सकता है तो, या पानी पी लो। अगर छोटा बच्चा है, 2 साल से छोटा बच्चा है, तो आप उसको या तो ब्रेस्ट फीड करा लीजिए या फिर कुछ पिला दीजिए बच्चे को। ठीक है, और इतना कर सकते हैं दोस्तों। और बड़े हैं, बड़ों के लिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि जैसे जो जो बड़े हैं, जो ब्रश कर सकते हैं, उनको क्या करना है, जब भी आप एक बार भाप ले लें उसके बाद कुल्ला कर लें, या लिस्ट्रीन का माउथ वॉश आता है उससे माउथ वॉश कर लें, या फिर जैसे रात में आप ले रहे हैं तो बेस्ट होगा कि रात में आप ब्रश करके और कुल्ला करके सो जाएँ। तो दोस्तों ये है अस्थमा एलर्जी, ऐसी चीज़ है दोस्तों कि लोगों को तरह तरह की भ्रांतियाँ होती हैं कि लोग बोलते हैं सर मेरे बच्चे का ना इम्यूनिटी कम है इसलिए उसको बार बार अस्थमाटिक अटैक होता है। तो ऐसा नहीं है, इम्यूनिटी कम होने से अस्थमा का अटैक नहीं आता है। बेसिकली अस्थमा का अटैक आता है, अस्थमा इसलिए होता है क्योंकि वातावरण में बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है। तो एलर्जी ये क्या करती है, ऐसे लोगों को अटैक करती है जो कि थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इसका मतलब इम्यूनिटी से ज़्यादा वो नहीं है रिलेशन, सेंसिटिविटी से। मतलब आपका बच्चा वातावरण में होने वाले अचानक जो बदलाव हुए हैं उनके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए उसको ये अटैक आ गया। तो दोस्तों इसमें भी घबराना नहीं है, कोई अस्थमा ऐसा नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, इसके बाप को भी था, इसके दादा को भी था, तो इसलिए बच्चे को हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये वातावरण में होने वाले जो चंद बदलाव होते हैं, जैसे कि अचानक से मौसम का बदलना, पतझड़ आना, फूलों का गिरना, तो और वातावरण में खूब सारे पोलन ग्रेन्स हो जाते हैं। तो पोलन ग्रेन्स जा जाके जो सेंसिटिव बच्चा होता है उसके नाक की दीवारों में घुस के उसके एयरवे को इन्फ्लेम्ड करते हैं। अब एयरवे इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो क्या होता है, जो इतना डायमीटर था वो ऐसा करके नैरो हो गया। अब बच्चे को उस नैरो फील्ड से क्या हो, वो सांस खींचने में बहुत दिक्कत आ रही है ना, तो क्योंकि जो इतना अच्छा खासा हवा आ रहा था अभी स्पेस नैरो हो गया तो उसको खींचना पड़ रहा है। ठीक है, एफर्टफुल ब्रीदिंग कर रहा है जिसकी वजह से खांसी आ जा रही है। तो कफ क्या है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ही तो है खोलने के लिए, मतलब हम उस नैरो स्पेस से ब्रीद करना चाह रहे हैं, इसलिए बच्चे को कफ आ जाता है, खांसी आ जाती है। तो दोस्तों ये है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह होता है, जो अस्थमा वाले बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, आंखों के नीचे ना काले काले घेरे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तो ये किसी विटामिन की डिफिशियंसी का लक्षण नहीं है दोस्तों, ये एलर्जी का लक्षण है। तो घबराएं नहीं, परेशान ना हो। और अस्थमा वाले बच्चे यूजली क्या होता है, अस्थमा वाले बच्चों में थोड़ा ऐसे माउथ ब्रीदर बन जाते हैं अगर लंबे समय तक चलता रहे। तो इसलिए इसका क्या करना है, आपको समय से इसका इलाज करना है ताकि बच्चे का जो पढ़ाई वगैरह है वो डिस्टर्ब ना हो, बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाए, क्योंकि इसका ग्रोथ पे भी असर पड़ता है दोस्तों। अगर कोई बच्चा मान लीजिए लंबे समय तक स्टेरॉइड इनहेलर पे चल गया, उसका अस्थमा ठीक नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉपरली उसका डोज मॉनिटर नहीं किया गया, तो क्या ऐसे बच्चे ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है, अपने निकटवर्ती पीडियाट्रिशियन से इसका अच्छे से इलाज करना है ताकि आपका बच्चा एक अच्छी ज़िंदगी जिए और बीमारियों से दूर रहे, और बीमारियां आएँ भी तो उससे टकरा के दूर चली जाएं। तो अपने को क्या करना है, बच्चे का खान पान वगैरह, बच्चे का वातावरण, बच्चे के खेलने की जगह, बच्चे का जो डेली रूटीन है उसको सेट करना है। और घर में बहुत ज़्यादा सामान एकत्र नहीं करना है दोस्तों। पर्दों की सप्ताह में एक बार सफाई कर देनी है, पंखे के ब्लेड वगैरह साफ़ कर देने हैं, घर के आसपास थोड़ा सुबह शाम पानी छीट देना है, और
बीच में बच्चे को बोलना है कि हर 2-2 घंटे में हाथ को सैनिटाइज करते रहो। इससे क्या होगा, 60 से 70% वायरस वगैरह, एलर्जी वगैरह, ये सब धूल धक्कड़ वगैरह वैसे ही चली जाती है। तो ये दोस्तों जानकारी ही अस्थमा से बचाव है। अस्थमा में जितनी आप जानकारी रखेंगे, जितना केयर करेंगे बच्चे का, उतना जल्दी बच्चा आपका ठीक होगा। और दवाओं के जो कुप्रभाव हैं, लंबे समय तक जो अस्थमा की जो दवाइयाँ होती हैं, कभी कभी लेने से ओबेसिटी बढ़ जाती है, तो ये सब के कुप्रभाव से बच्चा बचेगा। तो दोस्तों ऐसी ही कई लाभदायक जानकारियाँ लेकर मैं आपके सामने आगे भी आता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।